प्यास लग रही है। A very good morning to all of you. I am Meenakshi Rai, lecturer SCRT UP. आपके नाम अपीयर हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड मॉर्निंग। आपके डीएलएड सेमेस्टर का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है सेमेस्टर 2 का, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे अपने प्रीवियस क्लासेस में, और हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडी। लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो यूनिवर्सलाइजेशन का जो एम है हमारा, उसको प्राप्त करने में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और क्या रेमेडीज हैं उनकी, इसके बारे में हमने बात की थी। आज आप आगे बढ़ेंगे आपके सिलेबस में तो राइट टू एजुकेशन की बात भी करेंगे आज। पिछले क्लास से थोड़ा हम जोड़ के देखें तो हमने समस्याओं की बात की थी कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो इस यूनिवर्सलाइजेशन के एम को रियलाइज करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, नहीं हम जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उसके बाद हमें क्या किया जाना चाहिए। तो हम जान रहे हैं कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसको प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। आर्थिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, वैयक्तिक कारण हैं, मनोवैज्ञानिक कारण हैं, और तमाम समस्याओं के बावजूद हमारे पॉलिसी मेकर्स नीतियों में बदलाव करते रहते हैं और सुधार लाने की कोशिश करते रहते हैं। और जब तक जो सारे उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो सभी एक डायरेक्शन में एक सकारात्मक रूप से सहयोग नहीं होगा, सारे जो भी प्रभावित करने वाले कारक हैं सबको एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक इसका हम एक बिल्कुल एक सेटिस्फैक्ट्री एम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी श्रृंखला में हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन आया कैसे, कि ये एक प्रयास ही था कि जो यूनिवर्सलाइजेशन का एम जो रियलाइज नहीं हो पा रहा था, जो पूरा करने में बाधा आ रही थी, तो हम राइट टू एजुकेशन को देखते हैं 2002 में। तो आज की क्लास में आप जान पाएंगे कि राइट टू एजुकेशन क्या है, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि कि ये किस तरह से आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देन वो राइट टू एजुकेशन एक्ट कैसे बना और इसने क्या चेंज लाया, और आगे इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जान रहे हैं कि जो कंपल्सरी एजुकेशन की बात इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें बात की गई थी। फिर हम देखते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन जो होता है, उसके द्वारा जो है शिक्षा को, एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात की जाती है और इसको फंडामेंटल राइट में ले आया जाता है। 2002 में जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट बनता है, उसको आर्टिकल 21A ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 21 जो है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये राइट टू एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपके जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ह्यूमन के लाइफ का, इसी से पता चलता है कि हमारे कई सारे राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी भी है और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी हैं, लेकिन इसको रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट हुआ तो राइट टू लाइफ में। तो यही बताता है कि शिक्षा जो है हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है ये, और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो आर्टिकल 21 बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो सिर्फ जीवन का अधिकार, जीवित रहने से मतलब नहीं है, इसमें जो और हमें पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्वचन का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसमें कोई भी चीज जो मेंशन है उसकी व्याख्या कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है हमारा। तो अपने डिसीजंस में कई बार ऐसे व्याख्याओं में कोर्ट ने भी कहा है कि जो
जीवन का मतलब है वो एक गरिमापूर्ण जीवन से मतलब है कि सिर्फ जीवित रहने के अधिकार तक वो सीमित नहीं है। गरिमापूर्ण जीवन और जिसमें व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट है। कोई भी व्यक्ति एक गरिमापूर्ण जीवन तभी जी सकता है जब उसके व्यक्तित्व के सभी आयामों का विकास हो। बिना व्यक्तित्व के सभी आयामों के विकास के एक गरिमापूर्ण स्थिति में मनुष्य नहीं जी सकता है। तो एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट कि इसको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के साथ जोड़ा गया है और 2009 में ये एक्ट बन जाता है और 2010 में 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होता है पूरी कंट्री में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। कश्मीर में ये 2009 में लागू होता है। इससे पहले हम देखते हैं तो एक 1989 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है मोहिनी जैन का, मोहिनी जैन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें भी इवन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा होता है 2002 में और ये केस आता है 1989 में। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू एजुकेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है जो हमारा राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 21 में जो शिक्षा का अधिकार जो है हमारे जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, वो शिक्षा के अधिकार को हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो आप इसको इंटरेस्ट हो तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस केस के बारे में कि क्या था इस केस में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन जो है इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लिबर्टी का। उसके बाद हम देखते हैं 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और 2009 में ये एक्ट पास होता है हमारे पार्लियामेंट से। राज्यसभा से ये पास होता है 20 जुलाई 2019 को। लोकसभा से पास होता है 4 अगस्त 2009 को, सॉरी मैंने 2019 बोला, 2009 को। और प्रेसिडेंट का इस पे साइन हुआ 26 अगस्त 2009 को। तो 2009 में ये एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 से ये हमारे देश में लागू हुआ। और इसका जो टाइटल है पूरा शॉर्ट में इसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं। इसका पूरा जो टाइटल है वो है एन एक्ट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। वह कानून जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करता है। इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। फ्री का मतलब है कि बच्चे के एडमिशन के समय कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, उससे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जब कंपल्शन कहते हैं तो ये कंपल्शन गवर्नमेंट पे है, ये स्टेट पे दायित्व है कि वो 6 से 14 आयु के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसको एक्सेस कराए, उसका एडमिशन कराए और उसको 8वीं कक्षा तक उसमें बनाए रखने का प्रयास करे। तो ये दायित्व जो है वो स्टेट का आ जाता है। इसके आगे हम देखते हैं, देखेंगे कि और क्या बातें करता है ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इसमें बात की गई है कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें ये कहा गया है कि 1 किलोमीटर के एरिया में, नेबरहुड में जहाँ वो बच्चा रहता है उसके 1 किलोमीटर एरिया में स्कूल होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसमें बहुत छोटे बच्चे आते हैं 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के, और अगर स्कूल दूर हो जाएगा तो एक्सेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां तक पहुंच होने में बच्चों की मुश्किल हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जो हम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा समाज का वह हिस्सा है जो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि उसके साथ साथ जो डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हैं उनकी भी समस्याएं हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि 1 किलोमीटर के एरिया में स्कूल प्रोवाइड किया जाए ताकि एक्सेस ईजी हो सके। इसके अलावा ये हम देखते हैं कि फ्री एजुकेशन में हमारे यहाँ क्या ही अवेलेबिलिटी है। एडमिशन फ्री होता है, फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, फ्री यूनिफॉर्म और स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन में मेंशन किया गया है। अगली बात ये करता है कि शिक्षक और छात्र का रेशियो की भी बात करता है कि ऐसा ना हो कि किसी क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हों, तब क्या होगा, टीचर का अटेंशन जो होगा वो सभी बच्चों पे नहीं होगा और वो प्रॉपर एक क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को स्पेसिफाई करता है ये एक टीचर पे कितने बच्चे होने चाहिए किसी क्लास में, और टीचर्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, टीचर्स क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए ताकि वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्रदान कर सकें। इसके अलावा इस एक्ट में
कुछ स्टैंडर्ड बताए गए हैं कि स्कूल कैसा होना चाहिए। क्लासरूम की फैसिलिटी, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। पानी के पीने की सुविधा होनी चाहिए। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज की, नंबर ऑफ स्कूल वर्किंग डेज की भी की गई है इस एक्ट में। इसमें कहा गया है कि एक वर्ष में कम से कम 220 वर्किंग डे होने चाहिए स्कूल के। और वर्किंग आवर्स फॉर टीचर्स, जो शिक्षक हैं उनका भी जो काम करने का जो समय है उसको निर्धारित करने की बात की गई है। तो एक तरफ ये बताता है कि हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है और इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी और टीचर की फैसिलिटी को स्ट्रेंथन करना है, ये बात की गई है। तीसरे नंबर पे आता है इसमें ये भी बात की गई है कि ऐसा बच्चा जो स्कूल से बाहर है, जो जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, वो इनरोल्ड नहीं है, तो वो जिस एज ग्रुप का है उस क्लास में उसको शामिल करने की कोशिश की जाएगी और उसको एक्स्ट्रा टीचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और उसको लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो अब उसकी आयु वर्ग तक के बच्चे को जितना नॉलेज होना चाहिए वो आ जाए। तो इस एक्ट में जो बच्चे ऐसे एडमिशन के लिए आ रहे हैं नॉर्मली, उनकी तो बात की ही गई है। इस पे भी फोकस करने की बात की गई है कि जो बच्चे छूट गए हैं उनको भी कैसे हम शामिल करें और उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट करके उनको हम उनके एज के लेवल से उनको लर्निंग प्रोवाइड करके उनको हम अन्य बच्चों के साथ इक्विवेलेंट कर सकें, इसकी बात भी इस एक्ट में की गई है। ये एक्ट आगे बात करता है जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरह के भेदभाव और किसी भी तरह के हरासमेंट के अगेंस्ट। ये जीरो टॉलरेंस मतलब आप बिल्कुल ही किसी भी बच्चे को फिजिकली मेंटली हैरेस नहीं कर सकते स्कूल में, और किसी भी तरह का भेदभाव स्कूल में नहीं कर सकते, चाहे वो धर्म, जाति, भाषा, किसी भी आधार पर, आर्थिक स्थिति, किसी भी आधार पर किसी बच्चे के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी तरह का हरासमेंट नहीं कर सकते। इसके साथ ही ये जो टीचर्स हैं उनके द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं प्रोवाइड नहीं किए जाने की बात की गई है। हम अक्सर देखते हैं ये चीज़ें आती रहती हैं कि स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं फिर वो बाहर ट्यूशन में भी पढ़ाते हैं, तो एक तरह से उनका डेविएशन होता है और उनका प्राइमरी फोकस कई बार स्कूल ना हो करके अपना पर्सनल ट्यूशन या कोचिंग हो जाता है। ये एक्ट आगे ये भी बात करता है कि स्कूल्स जो है रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो है वो रन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है करिकुलम। ये एक्ट में ये बात की गई है कि जो करिकुलम होना चाहिए वो बहुत ही इनरिच होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे में किसी तरह का भय, किसी तरह की एंजाइटी और किसी तरह की अवसाद की भावना, किसी तरह का ट्रॉमा उसके अंदर ना आए, बल्कि इस तरह की अगर कोई भी भावना हो तो वो अपनी स्कूली शिक्षा में इन चीज़ों से उभर के बाहर आ पाए। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन और चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम की बात की गई है इस एक्ट में। फिर इस जो एक्ट है इससे किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस एक्ट का कि चाहे वो ज्ञानात्मक क्षेत्र हो बच्चे का, भावनात्मक क्षेत्र हो या कौशलात्मक क्षेत्र हो, ये एक्ट जो है ये बात करता है कि हमें बच्चों को करिकुलम इस तरह रखना चाहिए कि इनरिच करे उसकी लाइफ को और उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट को, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को इसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकें। ये एक्ट बात करता है आगे नो डिटेंशन पॉलिसी की। इसका मतलब है कि हम प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं और किसी भी बच्चे को हम किसी क्लास में होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं। हालांकि रिसेंटली इसमें अभी इस पॉलिसी में चेंज किया गया है। इनिशियली जो सेक्शन 16 है जो इस एक्ट का, वो ये बात करता है कि किसी भी बच्चे को हम होल्ड बैक नहीं कर सकते, उसको रोक के नहीं रख सकते किसी क्लास में, और उसको हम प्रमोट करेंगे अगली क्लास में, इवन अगर वो पास भी नहीं करता है तो भी।
तो बाद में देखा गया बहुत सारे स्टेट्स का ऐसे ऑब्जेक्शन आया, इसके बारे में आगे बात हम करेंगे कि 2009 में इसमें एक चेंज देखते हैं हम, और किस वजह से देखते हैं उसकी भी बात करेंगे। आगे है कि ये जो आरटीई एक्ट है वो जस्टिसिएबल है, ये न्यायिक है। ये आपको पता है कि ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना, उसको हम किस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था में लागू करें, उसके लिए ये एक्ट लाया गया कि किस तरह से जो ये राइट टू एजुकेशन की बात की गई है अब, तो उसको किस तरह से हम लागू करें, उसके लिए ये एक्ट आया। और अगर इस एक्ट में किसी तरह का बाधा उत्पन्न होती है, किसी के राइट को नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कोई डिनाई कर दे एडमिशन के लिए कि हम एडमिशन नहीं लेंगे आपके बच्चे का, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, वो इंडिविजुअल कोर्ट में जा सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये न्यायिक है, ये जस्टिसिएबल है। हम जानते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरे फंडामेंटल राइट्स ही जस्टिसिएबल हैं। हमारा राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो, इसमें किसी भी तरह का अवधान गलत तरीके से अगर होता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, कोई इंडिविजुअल जा सकता है। तो इसी तरह से राइट टू एजुकेशन जो है इसी से ऑब्लिगेटरी है गवर्नमेंट पे, वो डिनाई, स्टेट भी डिनाई नहीं कर सकता एजुकेशन प्रोवाइड करने से। नेक्स्ट इसमें जो प्रोविजन है, इसमें जो फाइनेंशियल बर्डन है, आपको पता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना है इतने बड़े सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, तो फाइनेंस मस्ट है। किसी भी काम को करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, आपको टीचिंग स्टाफ रखने हैं, तो फाइनेंस तो मस्ट है। तो इसमें फाइनेंशियल शेयरिंग की बात की गई है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इस जब 2009 में ये एक बना, इसमें 65 सेंटर का और 35 जो है वो स्टेट का शेयर किया गया। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें आपका असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे स्टेट जो बिल्कुल पूर्वी भारत में आते हैं, यहाँ पे जो सेंटर का पार्ट है वो 90% है और स्टेट का जो पार्ट है वो 10% है। तो इस तरह से फाइनेंशियल शेयरिंग के माध्यम से दोनों, आपको पता है कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, तो सेंटर और स्टेट दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एजुकेशन प्रोवाइड करने की। इसमें फाइनेंशियल शेयरिंग की बात की गई है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और जिसमें कई सारे इश्यूज भी हैं इस एक्ट में, ये है कि जो 25% जो चिल्ड्रेन हैं जो सामाजिक रूप से अलाभकारी स्थिति में है, डिसएडवांटेज ग्रुप में है, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देने की भी बात करता है। 25% जो बच्चे हैं किसी प्राइवेट, अपनी मर्जी से किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके ये अपने एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो दो हम आगे देखते हैं कि ये जो दो मुद्दे हैं, पहला एक तो ये प्राइवेट स्कूल में एडमिशन का, और ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, इसमें ये दोनों मुद्दे ज़्यादा थोड़े से इशू बेस्ड हैं। इसमें कुछ इश्यूज आए जिसकी वजह से जो राइट टू एजुकेशन को भी कह सकते हैं कि जो भी इसके नॉर्म्स हैं वो कम्प्लीटली सारे स्टेट्स में नहीं लागू किए गए। इसके अलावा टीचर्स के लिए इसमें एक और बात कही गई है कि टीचर्स को हम जो स्टेट जो है वो नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में नहीं लगा सकता है, एक्सेप्ट कि ये जो इलेक्शंस हैं, जो लोकल इलेक्शंस हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं और पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस होते हैं उसमें, या कोई डिजास्टर जैसे कि कोई आपदा आ जाए, उस समय भी टीचर्स की ड्यूटी लग सकती है और जनगणना में ड्यूटी लगती है। इसके अलावा टीचर्स की जो ड्यूटी है नॉन एजुकेशनल एक्टिविटी में नहीं लगनी चाहिए। ये बात इस एक्ट में की गई है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या चेंजेज आए। 2010 में हम देख रहे हैं कि ये एक्ट आ गया है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि ये जो 25% रिजर्वेशन की बात की गई है प्राइवेट स्कूल्स में, तो आपको पता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 30 जो है ये अल्पसंख्यक समुदाय को भाषा या धर्म के आधार पे ये अधिकार देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो 2014 के डिसीजन में कोर्ट ने ये कहा कि जो ये 25% का जो प्रोविजन है वो अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थान है उनमें नहीं लागू होता है। ये एक चेंज हमें दिखता है। देन हम आते हैं इसमें जो अमेंडमेंट होता है 2019 में,
हालांकि अमेंडमेंट का प्रोविजन 2018 से स्टार्ट हो गया था, बट ये फाइनली हुआ 2019 में, जो नो डिटेंशन पॉलिसी से रिलेटेड है कि हम किसी भी बच्चे को रोक के नहीं रखेंगे किसी भी क्लास में। तो इसमें क्या ऐसे रीजन हुए कि इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी। 2016 में कैब का नाम आपने सुना होगा, CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। इन्होंने इस बोर्ड ने MHRD को, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उनको एक सुझाव दिया कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है वो सीखने के प्रतिफल में गिरावट ला रही है। मतलब जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है, ठीक है, हमने एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, हमने इनरोलमेंट बढ़ा दी, स्कूल्स प्रोवाइड किया बच्चों को, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई, इनरोलमेंट भी बढ़ गया। बेशक राइट टू एजुकेशन से इनरोलमेंट बढ़ा है इम्प्लीमेंट होने के बाद, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नहीं इन्हांस हुई। तो कैब ने ये सुझाव दिया MHRD को कि जो सीखने का प्रतिफल है कि एक कक्षा में पढ़ाई करने के बाद वो बच्चा क्या सीखा, उसमें जो है वो गिरावट आ रही है। इसमें जो है शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है कहीं ना कहीं, कि हम अगर बच्चा दूसरी कक्षा में है, उसे दूसरी कक्षा की चीजें नहीं आ रही हैं और हम उसको तीसरी क्लास में प्रमोट कर दें, तो एक तो उसके लिए तीसरी क्लास में हम जानते हैं कि हर क्लास में जो होता है हमारा जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो प्रीवियस क्लास से थोड़ा टफ होता है। तो अगर बच्चा कोई सेकंड क्लास की चीज को नहीं समझ पा रहा है या कैपेबल नहीं है, उसकी लर्निंग उस लेवल की नहीं है, तो वो थर्ड क्लास की चीज को नहीं समझ पाएगा, फिर वो डीमोटिवेटेड होगा और उसका इंटरेस्ट जो होगा वो उस पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो ये जो बहुत ही एक मेजर इशू आया, बहुत सारे स्टेट और यूटीज ने भी कंप्लेन किया कि ये जो पॉलिसी है इससे हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई टारगेट ना हो अचीव करने के लिए, जैसे आप DLED की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ये हो जाए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर अगर पास भी नहीं करते हैं तो भी आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, तो क्या आप बिना कोई लक्ष्य के, कोई उत्साह होगा कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे ये प्राप्ति होगी। आपको पता है कि जो ह्यूमन है वो एक एम ओरिएंटेड पर्सन है, उसके लाइफ में एक एम होता है, बिना एम के आप में वो उत्साह, वो मोटिवेशन, वो जज्बा नहीं रहता कि कुछ करें, एक उत्साही आपका जो व्यक्तित्व है वो नहीं रहता है। तो ये देखा गया कि बिना एम के कि किसी तरह का बच्चे में ये नहीं होगा कि हम बिना प्रयास के ही हमको वो चीज मिल जा रही है। तो छोटे बच्चों को इतना नहीं पता होता कि क्यों हमें पढ़ना ही क्यों चाहिए, तभी तो हम उनके लिए एक कंपल्सरी एक्ट लाए, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके लिए एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट है। इसलिए एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी गई और इस एक्ट को लाया गया। तो ये चीज जो थी वो बच्चों के जो शिक्षा है उसकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट ला रही थी, बच्चों में एक उत्साह नहीं ला रही, उत्साह में जो है वो गिरावट देखी गई। इसके अलावा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2016, ये हर साल इनके रिपोर्ट आते हैं, ये एक संस्था है प्रथम जिसके द्वारा जारी किया जाता है। इनका सर्वे जो आया 2016 में, उसमें बताया गया कि 48% से कम बच्चे जो हैं कक्षा 5 में, वो जो है क्लास 2 लेवल के टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं, 48 से भी कम परसेंटेज के। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ जो 43.2% बच्चे हैं वो भाग कर सकते हैं। तो अगर हमने एजुकेशन प्रोवाइड भी कर दिया, लेकिन जो वास्तविक लक्ष्य है शिक्षा का कि बच्चा इस स्तर तक इन चीजों को सीख जाएगा, उसमें ये चीजें सीखने के प्रतिफल वो प्राप्त कर लेगा, और वही वो नहीं अचीव कर रहा है, तो सिर्फ एक क्वांटिटेटिव अचीवमेंट होगा, हमारे पास एक फिगर होगा कि हमने इतने बच्चे को एनरोल करा दिया और इतने हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, लेकिन वो पढ़ क्या रहे हैं, वो कैसे आगे जाके उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है। अगर इस चीज में सुधार नहीं हुआ तो वो बिल्कुल ही वो एक जीरो वाली ही स्थिति कहेंगे कि क्वालिटेटिव कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, क्वांटिटेटिव हुआ कि हाँ बच्चे ज्यादा स्कूल में आ गए, बच्चों का एनरोलमेंट हो गया, बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसकी वो कहीं पीछे छूट गया।
तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने संज्ञान में लिया और 2019 में ये अमेंडमेंट आ गया इस एक्ट में। अब ये है कि ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो किसी बच्चे को डिटेन करना चाहती है या नहीं। और 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में एग्ज़ाम की व्यवस्था की गई है और बच्चा अगर मान लीजिए 5वीं क्लास में नहीं पास करता है, तो उसको फिर विदिन 2 मंथ्स उसको री एग्ज़ाम की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है। और इस 2 मंथ में उसको रिमेडियल टीचिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो बच्चा जो जिस कमी की वजह से वो एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, इन 2 महीने में वो अच्छे से तैयारी करके उस एग्ज़ाम को दे सके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे अब छोड़ा गया है कि उसको 5वीं क्लास में डिटेन करें, 8वीं में या दोनों में ही। और लेकिन इस पॉलिसी को चेंज किया गया क्योंकि ये शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा था। और अभी हम देखते हैं 2018 में जो समग्र शिक्षा अभियान जो आया है, ये भी गुणवत्ता पे बहुत जोर दे रहा है। इसमें जोर दिया गया है इस पॉलिसी में। और जो समग्र शिक्षा अभियान है वो उसमें आपका सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को भी इसमें समाहित कर लिया गया है। तो ये हुई आज राइट टू एजुकेशन की बात। इसमें आज हमने जाना कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है और ये कब आया, कब लागू हुआ, इसके मेजर प्रोविजंस क्या हैं, अभी रिसेंट इसमें क्या चेंज हो गए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं और क्या आगे जो हमारी नई शिक्षा नीति है इसमें इसको किस तरह से और एक्सपेंड किया गया है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। हैव अ वेरी नाइस डे।